सो वेव ऑप्टिक्स अगर स्टार्ट करनी है ना मेरे को, तो वेव ऑप्टिक्स में मेन चैप्टर तो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव है, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री चैप्टर्स जो हैं, मतलब ये डिफ्रैक्शन है और उसका पोलराइजेशन ऑफ द वेव है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन को मैं क्लब कर दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में, वहां पर कवर करेंगे। करेंटली आपको ये सिलेबस कवर करना है, बता दें आपको, टॉपिक आपके सामने है, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फेजर एडिशंस, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो फेज चेंज होता है, और इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप वेटेज वाइज पूछोगे तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा वेटेज है। तो चाहे आप जेई एडवांस की बात कर लो, चाहे जेई मेंस की बात कर लो, दोनों में ही इसका वेटेज है। तो प्रोसीड करेंगे, लेकिन प्रोसीड करने से पहले ना, इसको प्रोसीड करेंगे लेकिन उसके पहले आपको बहुत बेसिक लेवल पर ये पता होना चाहिए, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है मेरे को, टू वेव इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल। पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर फिजिकली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस, उसके पहले व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्हेन टू और मोर सिमिलर वेव्स। यहाँ सिमिलर का मतलब किस चीज से है, यहाँ पर अगर हमसे पूछे रहे कि जो सिमिलर वर्ड है वो किस चीज के कंटेस्ट में बात की जा रही है, किसके सिमिलर होने की बात कर रहे हैं। नहीं, फेज नहीं, नहीं, सिमिलर का मतलब नेचर वाइज, क्योंकि वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके की होती है। तो सिमिलर उस सेंस में कहा गया है कि मतलब नेचर वाइज, कि दोनों या तो ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए नेचर वाइज। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर एक लाइट है तो दूसरी भी लाइट वेव हो, और अगर एक साउंड वेव है तो दूसरी भी साउंड वेव हो। मतलब एक लाइट और साउंड के बीच इंटरफेरेंस नहीं हो सकता कभी, ये कहने का मतलब है। सिमिलर वेव का मतलब ये है, लाइट भी एक वेव है और साउंड भी एक वेव है, बट इनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। या तो दो लाइट वेव होंगी या फिर दो साउंड वेव होंगी। अच्छा, ट्रेवलिंग इन द नियरली सेम डायरेक्शंस, ये भी दूसरी कंडीशन है, लगभग सेम डायरेक्शंस में है। एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं होता नियरली सेम डायरेक्शन कर लो। एंड दे रीच एट अ पॉइंट। अच्छा, उसमें भी ये कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर वो, नॉट नेसेसरी टू रीच एट द सेम टाइम। दो वेव एक पॉइंट पर पहुंचे, बट हो सकता है कि कोई एक वेव पहले पहुंच जाए और एक वेव कुछ टाइम बाद आ जाए। टाइम डिफरेंस हो सकता है उनके पहुंचने में, दोनों वेव का एक पॉइंट पर पहुंचने में कुछ टाइम डिफरेंस है। इस फिनोमिना को आप कह रहे हो इंटरफेरेंस। इसी फिनोमिना को हमने यहाँ नाम दे दिया है कि भाई ये इंटरफेरेंस है। ये तो है व्हाट इज इंटरफेरेंस। मतलब अगर कोई पूछे कि इंटरफेरेंस पढ़ने जा रहे हो तो इंटरफेरेंस का मतलब पता होना चाहिए। तो भाई इंटरफेरेंस का मतलब यही है कि दो वेव होनी चाहिए और वो किसी पॉइंट पर पहुंच जाए, आगे पीछे या सेम टाइम पर पहुंच जाए तो भी जरूरी है। सेम टाइम पर पहुंच सकते हो या एक पहले और एक बाद में, ये सब हो सकता है। तो ये जो टाइम लैग है ना, टाइम लैग बिटवीन द रीचिंग ऑफ टू वेव एट अ पॉइंट इज कंसीडर्ड इन द टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। इसको ही आप अभी हम फेज डिफरेंस के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि फेज डिफरेंस का टाइम लैग से क्या कनेक्शन होता है, वो सब डिस्कस होगा, एक एक करके पूरी चीज डिस्कस की जाएगी इस चैप्टर में। तो अभी हम सिर्फ मैथ पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप मान लो कि फर्स्ट करीब 20 मिनट्स के लिए आप मैथ पढ़ोगे, उसके बाद प्रॉपरली फिजिक्स पे आएंगे। तो अभी सिर्फ मैथ है, तो इसको मैथ के एंगल से ही देखना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल एंगल लगाइएगा इसमें, कोई लॉजिकल पोर्शन नहीं आने वाला, प्योर मैथ। जिसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो वेव हैं, वेव वन और वेव टू, और वेव की इक्वेशंस ऑलरेडी क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो वेव वन की हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फॉर द वेव वन, और वो हम कह रहे हैं y1 इक्वल टू कैपिटल A1 टाइम्स, मतलब A1 उसका एम्पलीट्यूड, एंड देन कुछ इस तरीके से फंक्शंस होते थे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स करके। तो जिनको याद होगा क्लास 11th का वो समझ सकते हैं कि वेव की इक्वेशन ऐसे आती थी। और यहाँ माइनस के साथ प्लस भी आ सकता है, माइनस और प्लस। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि ओमेगा टी में से माइनस के एक्स होगा या ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, ये कैसे मालूम करते हो आप? कोई आइडिया आप में से कोई बताना चाहेगा कि ओमेगा सर टी? प्लस एक्स डायरेक्शन में माइनस के एक्स आता है और नेगेटिव डायरेक्शन में राइट, प्लस। मतलब वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के हिसाब से ना, राइट। और इनसाइड में ये जो एक्स होता है ये क्या बता रहा होता है आपको? मतलब हमने वेव के बारे में जब पढ़ाया था तो काफी इंफॉर्मेशन बताई थी, मैंने कहा था कि अंदर जो ये एक्स होता है ना, ये बेसिकली क्या बता रहा होता है आपको? एक्स मतलब क्या, यहाँ पर जो एक्स होता है क्या, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता यार। ये जो सर एक्स होती है, लोकेशन। ये पार्टिकल की लोकेशन भी होती है और पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन भी होती है, मतलब वेव के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन होती है।
मतलब डायमेंशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन कह सकते हो आप इसको। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ वेव प्रोपोगेशन, जिस तरफ वो प्रोपोगेट कर रहा होगा। मतलब अगर वेव जेड एक्सिस पर प्रोपोगेट कर रही होगी तो अंदर k इंटू जेड लिखेंगे। जिस एक्सिस पर वेव प्रोपोगेट करती है वो कोऑर्डिनेट आप इनसाइड में रखते हो, x की जगह z आ जाएगा अगर आप जेड एक्सिस पर वेव जा रही है तो। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हल्के में बिल्कुल न लीजिएगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है वो, उसमें ये बातें डिस्कस होंगी। फिलहाल के लिए आप इक्वेशन मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिंबल्स की मीनिंग आपको पहले से क्लियर है कि A1 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के को हम बेसिकली वेवलेंथ से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सब मैं क्लास 11th के बेस पे कर रहा हूँ, प्रेजेंटली मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं करने वाला इसमें। के 2 पाई ओवर वेवलेंथ कहते हैं, ओमेगा को आप 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी बोल देते हो इस तरीके से, और A1 एम्पलीट्यूड और Y1 डिस्प्लेसमेंट होता है। जो Y1 आप होता है ना, इसको आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, ये Y1। चलिए कोई बात नहीं, y2 मान लो, वेव 2 की इक्वेशन y2 मान लेते हैं, तो y2 को आप सिमिलर बेसिस पर मान लीजिए a2 साइन ओमेगा टी और माइनस ऑफ के एक्स एंड प्लस फाइव, जिसमें फाइव को हम कह रहे हैं इनका फेज डिफरेंस है, सिंपल सा। तो अभी आप मैथ पढ़ने जा रहे हो, आप ये बताओ कि y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या बनेगी मैथमेटिकली, y1 प्लस y2 की वैल्यू। और y1 प्लस y2 क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि टू और मोर सिमिलर वेव्स ट्रेवलिंग इन द नियरली सेम डायरेक्शन रीच एट अ पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पर दो दो वेव आ गई है, तो जिस पॉइंट पर दो दो वेव पहुंच जाएंगे उस पॉइंट का ऑसिलेशन उन दोनों वेव के समेशन के हिसाब से होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा गया है इसको, सुपरपोजिशन थ्योरम इसी को कहा गया है कि अगर एक ही पॉइंट पर दो वेव अराइव कर जाएं, सेम पॉइंट पर दो वेव आ जाएं, तो सुपरपोजिशन मेथड कहता है कि उस पॉइंट का जो ऑसिलेशन होगा, मतलब y फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय द वेव 1 प्लस द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय द वेव 2। तो यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है आपको, y1 प्लस y2 करना है, y1 प्लस y2, तो वो आप मैथमेटिकली करके देख लो। y1 का मतलब बेसिकली a1, अगर हम y1 की बात करें तो y1 मतलब यहाँ पर लिख सकते हो a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस प्लस नहीं सॉरी इतना ही था, और प्लस यहाँ पर a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाइव। हालांकि अब यहाँ इसके आगे दो मेथड है, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर अभी हम लोगों ने रिसेंटली ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ा है, तो फेजर मेथड भी आप समझ चुके हो कि फेजर मेथड से भी प्लॉट कर सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हो तो ये हो जाएगा, ये a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स थोड़ा सा, और सेकंड वाले फैक्टर को एक्सपेंड कर दो, ये जो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कुछ a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड साइन फाइव, कुल मिलाकर के कुछ ऐसा बन जाएगा ये। इसके बाद इसको क्या करते हो, जितने भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है a1 प्लस a2 कॉस फाइव दिस होल इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बाकी आप लोग अपने लेवल से भी करते रहिए इसको, प्लस a2 साइन फाइव यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन जाएगा आपका। और ये फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वापस तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पे आना ही है। चलिए कि ये पूरा फैक्टर अगर हम लिटिल स्मॉल a मान लेते हैं और इसको थीटा मान ले कुछ, तो बेसिकली आप a साइन थीटा पे आ गए, a साइन थीटा, और प्लस ये फैक्टर को अगर हम b मान लें, फिर यहाँ पर cos है और ये पूरा फैक्टर थीटा मान लेते हैं, तो आप बेसिकली a साइन थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म पे आ गए। इस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू y की निकालेंगे, अगर y की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करने जा रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y को डेफिनेशन वाइज आप कहोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दो आप, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से क्या बन जाएगा देखो आप, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y जो कि r है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, उसको आप वैल्यू पुट कर दो वहां पर a और b की, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू रख दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ होके आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड प्लस 2a1 a2 cos फाइव।
बच्चा लोग यहाँ तक बता दो पहले, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट किया है, बट फास्ट इसलिए किया है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है क्लास। 11th में भी किया था एक बार, फिर रिपीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो मेरा टारगेट सिर्फ 20 से 25 मिनट का है इसका। तो आप बताओ अगर समझ आया हो तो ठीक, नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर दो। सर आ आ गया गया सर। सर, सर आ गया क्योंकि सर। ये रिपीटेड लेक्चर है, इस वजह से मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज 11th में जिनको डाउट है वो 11th में भी जा सकते हो, 11th में भी सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने। और हालांकि मैथ है ना, तो फिर आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बट इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपको बार बार कुछ ना कुछ याद आता है। जैसे ही इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है तो हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं, हमें वेक्टर वाला चैप्टर याद आ जाता है कि ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो कुछ वैसा ही है जैसा कि वेक्टर में पढ़ा गया था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, कुछ वैसा ही फॉर्मूला कहता है ये। तो जब ये वैसा ही फॉर्मूला है ना, तो आपका एक टॉपिक है, देखो यहाँ पर आपका एक टॉपिक है फेजर, मतलब वेक्टर को आप फेजर मेथड से भी ऐड कर सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भाई, रिजल्टेंट आप देख लो, रिजल्टेंट हमने अभी तो सिर्फ मैथ लगाई है, लेकिन इस मैथ को लगाने के बाद लास्ट में आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो कर रहा है, जिसमें एंगल क्या करना है आपको, कौन से दो वेक्टर चूज करने हैं। तो फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर आप a1 एम्पलीट्यूड का लो, एक वेक्टर a1 एम्पलीट्यूड का, दूसरा वेक्टर a2 एम्पलीट्यूड का। a1 एक वेक्टर है, a2 एक वेक्टर है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसमें बचा एक मिनट ना, वैसे देखो आपको करना क्या है ना कि एक वेक्टर आप a1 एम्पलीट्यूड का ले लें और एक वेक्टर आप a2 एम्पलीट्यूड का, मतलब मैग्नीट्यूड का, और जो फेज डिफरेंस है इनके बीच में उसको अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर मान करके और a1 a2 और फाई का रिजल्टेंट ले आओ। ये सिंपल सा लॉजिक है फेजर मैथड। मतलब इस रिजल्ट को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है यार ये रिजल्ट तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि एक वेक्टर आपका a1 और एक वेक्टर आपका a2, ऐसे कुछ मान लें कि दो वेक्टर्स हो गए a1 a2 के, और उन दो वेक्टर के बीच में फाई एंगल है, तो रिजल्टेंट फाइंड किया जा रहा है, कुछ वैसा ही है ये। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। और उन वेक्टर के बीच में जो एंगल लेंगे वो उनका फेज डिफरेंस होगा। पहला एग्जांपल इसके ऊपर ये है, देखो फर्स्ट एग्जांपल, इसको सॉल्व करके बताइए। आपके पास वेव वन की इक्वेशन दी जाती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव वन की इक्वेशन। वेव टू की इक्वेशन डिफाइन की जाती है आपको a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस 60 डिग्री। एंड वेव थ्री की इक्वेशन डिफाइन की जाती है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस 120 डिग्री। जल्दी से आप ये बताओ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा इस क्वेश्चन में। सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, इन तीनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। मेथड क्या फॉलो करेंगे वो बता दें आपको। मेथड हमको पीछे वाला फॉलो करना है कि हमने सब्जेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन बाद में आकर के हमको ये समझ में आ गया कि इन दोनों वेक्टर के एम्पलीट्यूड वेक्टोरियली अगर ऐड कर दिए जाए, कंसिडरिंग फेज डिफरेंस एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप आसानी से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो बिना ट्रिग्नोमेट्री में जाए, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। जी कनेक्ट सही है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपको क्या करना है, तीन वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर यहाँ पर a1 वाला, एक वेक्टर ये वाला a, और एक वेक्टर ये, 3 वेक्टर बनाओ। 3 वेक्टर प्लॉट कर लेंगे। तो पहले एक वेक्टर प्लॉट किया a, एक और वेक्टर प्लॉट करेंगे a, और एक और वेक्टर प्लॉट कर देंगे। 3 वेक्टर प्लॉट कर दीजिए इसमें, 3 वेक्टर, और तीनों की वैल्यू सेम है, ए भी a है, ये भी a है, ये भी a है। पहले दो के बीच में प्लस 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनेगा। सेकंड और थर्ड के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो फिर यहाँ पर भी 60 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपको इनका रिजल्टेंट लाना पड़ेगा, इन तीनों वेक्टर में क्या रिजल्टेंट आएगा ये निकालो।
तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रिजल्टेंट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें बता दे रहा हूं क्या करना है। पहले आप 1 और 3 का रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 3 निकाल दीजिए, क्योंकि 1 और 3 का रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर 2 की डायरेक्शन में ही जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ 2 आएगा जी, और उसमें फिर हम वेक्टर 2 को ऐड कर देंगे। तो वर्किंग में बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला, बहुत ज्यादा डिटेल में आप मेरे से उम्मीद मत करो यहाँ पर कि इस तरफ, मैं कह रहा हूँ इस तरफ आएगा रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 3, मतलब 1 + 3 का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, √a² + a² + 2ab और cos 120, और इस रिजल्टेंट में सेकंड वाले को फिर ऐड कर देना बाद में। इसका जो भी आंसर यहाँ से आए, जो कुछ भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही, इस वैल्यू में सेकंड वाला ऐड करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर इसका आएगा ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a के बराबर आएगी। ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे हमको करना क्या है, देखो एक बार, इसके पीछे हमको करना क्या है, ये सब चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो टू वेव की थ्योरी में, मतलब टू वेव इंटरफेरेंस जब आप कर रहे हो, तो ये समझ में आ गया दो वेव के केस में कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू √a1² + a2² + ट्वाइस a1 a2 टाइम्स cos phi है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब यहां पर एक और मैथमेटिकल एनालिसिस कर लो कि फाई की कौन सी वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम होगा। कंडीशंस निकालें, मैक्सिमम आर, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालें अगर, तो वो बेसिकली होगी a1 + a2, और वो तब होगा फॉर cos phi = +1, cos phi = +1, और phi के लिए उसको बोलोगे आप पाई का इवन मल्टीपल 2πn। बेसिकली ये सब मैथ है कि cos phi +1 करने का मतलब phi की वैल्यू ±2πn के बराबर हो, ±2πn। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो इसको हम अलग से एक नाम दे देंगे और इसको कह देंगे कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आप इसका नाम दे दीजिए। वहीं पर अगर हम आर की मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए आप cos phi को -1 करिए, ये तब आएगा जब cos of phi = -1, और cos of phi -1 करने के लिए phi की वैल्यू, जो phi की हम वैल्यू पुट करेंगे वो 2n - 1 इंटू पाई रखेंगे, प्लस या माइनस में, और ये मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी a1 और a2 का डिफरेंस, यानी कि mod ऑफ a1 - a2। और इसको एक नया नाम दे दूं, इसको एक नया नाम दे दो, इस टाइप की इंटरफेरेंस को नाम दे दो डिस्ट्रक्टिव। वैसे आप लोग याद नहीं आ रहा क्या, कुछ क्लास 11th में भी तो ये सब चीजें हुई थी यार। यस सर 11th में यस था ये। सर, याद है। यस सर, कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब वही चीजें हैं, कोई नई चीज तो है नहीं यहाँ पर, बट एक हल्का सा रिवीजन जरूरी है मेन चैप्टर में एंटर करने से पहले। तो हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2πn होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n - 1π, और ये सब अभी मैथमेटिकल चल रहा है, सब कुछ मैथमेटिकल है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर बात करेंगे कि एक्चुअली क्या होगा। ये मैथमेटिकल कंडीशंस हमारी पूरी हो गई, तो आपको दो बातें याद रखनी है। दो बातें ये याद रखनी है कि अगर दो वेव के बीच फेज डिफरेंस की वैल्यू 2nπ है, 2nπ, तो उनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n - 1π है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकली आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हो और फिजिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं भाई, क्या मतलब होता है इसका, फिजिकल मतलब क्या है, ये सब कुछ तो मैथमेटिकल हो गया हमारे लिए, ठीक है जी। एक क्वेश्चन पहले इसके ऊपर ले लो यार जल्दी से, और बताओ क्या होगा। टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, सब बेसिक क्वेश्चन भी करा दे आपको। टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो 3:1 इंटरफेयर एट अ पॉइंट, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्या लिखोगे आप,
फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। जल्दी से इसका आंसर देते हैं, क्या बनेगा? आंसर बताएं इसका, बहुत बेसिक आंसर है। 2:1। बेसिक, हाँ जी, मैक्सिमम A1 प्लस 2:1 A2 है, मैक्सिमम A1 प्लस A2 है, और मिनिमम A1 माइनस A2 है, और A1 और A2 3 और 1 के रेशियो में है। A1 A2 आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से भाई, आप A1 को 3 मान लीजिए और A2 को 1 मान लीजिए तो मैक्सिमम 4 हो गया, और A1 को 3 और A2 को 1 मान लेंगे तो मिनिमम 2 हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका। दैट मीन्स कि आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम करने का मतलब ये हुआ बेसिकली तुम्हें करना है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, और ये वैल्यू जब करेंगे तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सही है, 2 आंसर आएगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ये, है ना। कुछ कुछ तो फॉर्मूला बेस होना भी चाहिए, आई मीन सब में लॉजिक लगाना पड़ेगा तो फिर ठीक है। अब आ यार कुछ फिजिकली इसको दिखाते हैं ना। फिजिकली दिखाने के लिए ना हमें कुछ बातें समझनी है। इस चैप्टर में जब आप एंटर करेंगे ना तो कुछ पॉइंट समझने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, अब आप क्लास 12th के मेन चैप्टर में आ रहे हो, पिछला वाला पोर्शन आपको क्लास 11th में मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हो। अगर कुछ छूट गया हो आप लोगों से तो वहां देख लीजिएगा, बस कुछ छूटा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वेव प्रोपगेशन एंड हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, इसको समझो आप। इसके लिए ना जो पिक्चर है, तो अभी आप लोगों ने पूछा ना कि सर ये इस पे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इस पे इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि कुछ इमेजेस जो है वो हम लोग पेपर पे दिखा नहीं सकते थे आपको, तो काफी कुछ विजुअलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, और उसके बाद हम वापस उस पर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आप पेपर पे कर लेना मेरे साथ। तो जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए। लिखा पे क्या लिखा है, पहले तो आपको एक दो डेफिनेशन दी गई है। एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, फर्स्ट डेफिनेशन दी जा रही है वेव फ्रंट की, कि व्हाट इज वेव फ्रंट, और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी जा रही है कि हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या। तो पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ लो आप, है ना। वेव फ्रंट की क्लियर डेफिनेशन देख लो क्या होगा। वेव फ्रंट किस चीज को कह रहे हैं? नहीं, जो उत्कर्ष पीडीएफ आ जाएगा इसका, परेशान ना होइए। इस नोट्स जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में चले जाएंगे। तो सरफेस कंटेनिंग पॉइंट्स, ये मैंने सिंपल वे में लिखा है, मैंने अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखी है, वेव फ्रंट की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है ये, बट लैंग्वेज वो है जो आपके दिमाग में चली जाएगी। सरफेस कंटेनिंग पॉइंट्स अफेक्टेड इन द सेम वे बाय अ वेव एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। आप इस पानी वाला एग्जांपल लो, पानी वाला एग्जांपल। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टर्ब किया, यहाँ पर हमने डिस्टर्ब किया था इसको, सेंटर पे डिस्टर्ब किया, यानी यहाँ पर हमारा सोर्स होगा, ओरिजिनल सोर्स हमारा यहाँ पर होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सर्कुलर करके वेव आ रही है, सर्कुलर वेव। मैं थ्रू हाइलाइटर आपको दिखा रहा हूं कि यहां तक तो पानी डिस्टर्ब हो चुका है, यहां तक का पानी तो सर्कुलर वेव के फॉर्म में आ चुका है यहां तक। उसके बाद का पानी अभी भी बिल्कुल स्टिल है, पूरी शांत है, मतलब पूरा वाटर अभी अनडिस्टर्ब्ड है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये वेव प्रोपोगेट हो रही है। वेव प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ? पानी का एग्जांपल जरूर लेंगे बच्चा, लेकिन समझना है आपको 3 डायमेंशन का एग्जांपल है ये। एग्जांपल भरे मैंने वाटर का लिया हुआ है कि इसके अंदर वेव का प्रोपोगेशन जो हो रहा है ना, वो रेडियल डायरेक्शंस में हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि वेव किधर जा रही है, तो आप ये कहना है कि वेव इसमें रेडियल जा रही है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वेव रेडियल डायरेक्शंस में हर तरफ है, चारों साइड वेव रेडियली ट्रेवल कर रही है। तो वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द रेडियल डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आप कह देना कि इसके अंदर वेव रेडियली प्रोपोगेट कर रही है, और चारों तरफ इधर भी वेव आ रही है, इधर भी वेव ट्रेवल करती है, इधर भी वेव ट्रेवल करती है। तो अब आप बताओ, इसमें सरफेस नहीं होगा, यहां तो लाइन की बात करोगे। इस वाटर में कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो एक साथ एक ही तरीके से डिस्टर्ब होंगे? सर एक पार्टिकल जो एक सर्कल रिंग में होंगे सर। जी, अफेक्टेड इन द सेम वे बाय अ वेव एट अ गिवन टाइम, एक टाइम पर। मतलब अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल की बात करें, यहाँ पर एक P1 पार्टिकल है मान लो पानी का, तो जब P1 पार्टिकल पर कुछ इफेक्ट हुआ, तो सिमिलर इफेक्ट वाले बाकी पार्टिकल्स कहाँ पर हैं? मतलब जिस तरीके का इफेक्ट पार्टिकल P1 पर होगा, उस तरीके के इफेक्ट वाले बाकी पार्टिकल्स को अगर आप ढूंढोगे, सर्च करोगे, तो उनका लोकस क्या बन के आएगा भाई? क्या लोकस बन करके आएगा? डायग्राम देख करके भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। सर्कुलर। तो ये सर्कुलर तो हम 2 डायमेंशन में कह रहे हैं कि 2 डायमेंशन में एक सर्किल होगा, और यही चीज अगर हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो
सेम चीज को अगर आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, स्फीयर स्फीयर सिलेंडर स्फीयर बनेगा, और स्फीयर को आप सरफेस कह सकते हो, स्फीयर विल बी सरफेस। उसी स्फीयर को हम वेव फ्रंट का नाम देने जा रहे हैं। मतलब अभी आप टेम्परेरली आप ये समझ सकते हो कि ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये जो सर्कल्स आप बना रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, जो आपको वेव के फॉर्म में दिख रही है सर्कल्स, समझने के लिए आप इनको वेव फ्रंट मान लो, बट वेव फ्रंट 2 डायमेंशन नहीं होता, वेव फ्रंट एक्चुअल में 3 डायमेंशन का होता है, सरफेस होता है, वो लाइन नहीं है कोई। बट हाँ, समझने के लिए इतना सफिशियंट है, मतलब आपके माइंड में विजुअलाइजेशन करने के लिए ये डायग्राम जरूरी है कि वेव फ्रंट क्या है और वेव क्या है। क्या यहाँ से एक स्टेटमेंट आप ये कह सकते हो कि वेव और वेव फ्रंट 90 डिग्री के एंगल पर है? जो रेडियल लाइंस हैं वो वेव हैं, ये जो रेडियल लाइन देख रहे हो ये वेव है, तो वेव प्रोपोगेट तो रेडियल डायरेक्शन में हो रही है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन द रेडियल डायरेक्शन, लेकिन वेव फ्रंट उसके सर्किल को कह रहे हो आप। तो आप खुद बताओ, अगर पूछा जाए कि वेव की डायरेक्शन में और वेव फ्रंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन द वेव एंड वेव फ्रंट, तो हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से भी वेव और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, बिकॉज वेव फ्रंट सर्किल के अलॉन्ग यानी कि टेंजेंट, और वेव रेडियस के अलॉन्ग रेडियल। इसी को आप थोड़ा सा 3 डायमेंशन में इमेजिन कर लीजिए, इस पिक्चर को 3 डायमेंशन में इमेजिन करो आप, इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइज करना है कि सिमिलर चीज अगर 3 डायमेंशन में होगी तो जो हमारा सोर्स है अगर वो पॉइंट के फॉर्म में है तो उसके चारों तरफ जब आप स्फीयर बना लोगे तो उस स्फीयर को हम उसका वेव फ्रंट का नाम दे देंगे। अब अगर आप इसकी एक्चुअल लैंग्वेज पूछोगे, एक्चुअल में वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अगर आप रियल डेफिनेशन पूछना चाहते हो तो वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये कह दीजिए टेक्निकल वर्ड्स में, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड वाली डेफिनेशन पहली बार बता देते तो आपको समझ में नहीं आती कि हुआ क्या। हालांकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो ऊपर लिखा वही समझ में आ गया होगा, बट फिर भी चांसेस उसके ज्यादा है। A surface containing points which are affected in the same way by a wave at a given time, वो वेव फ्रंट है। तो इतना तो आप विजुअलाइज खुद कर सकते हो कि अगर इस पानी में आप अगर सर्किल बनाओ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस सर्किल का एक पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए और उसी सर्किल का दूसरा पॉइंट डिस्टर्ब ना हो पाए, ऐसा तो होगा नहीं कभी, क्योंकि वेव तो चारों साइड चल रही है। तो अगर P डैश इफेक्ट होगा तो P डबल डैश पर भी इफेक्ट होगा और P ट्रिपल डैश पर भी इफेक्ट होगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम सर्किल। सो वो एक साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर P1 अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो उसी टाइम पर P डबल डैश भी अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, उसी टाइम पर P ट्रिपल डैश भी अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो ये सब जब एक साथ अपना अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे तो इसी को हम कहते हैं कि दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये सारे पॉइंट साइमल्टेनियसली ऑसिलेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पर है। जो हमारा मेन सोर्स है, जो मेन सोर्स जिसको आप कह सकते हो, उस मेन सोर्स से जो डिस्टेंस P डैश का है उतना ही डिस्टेंस P डबल डैश का है, उतना ही डिस्टेंस P ट्रिपल डैश का है, और वेव सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ रही है, रेडियल बनकर के आगे बढ़ रही है, तो वो सबको एक साथ अफेक्ट करेगी। ये तो हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या होता है, और इसका इंटरफेरेंस में बच्चा बता रहा हूं बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस है। कई सारे लोग वेव फ्रंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये टुच्ची चीज है, इस प्रोजेक्ट बेकार है, पढ़ने को कोई फायदा नहीं इसको। ये जो अब इसको कुछ लोग हाइजीन्स पढ़ते हैं, कुछ लोग हाइजीन्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या है ये, है ना। फ्रेंच के आदमी थे तो फ्रेंच वालों की वैसे भी लैंग्वेज थोड़ी अजीब होती है, तो अब आप लोग देख लेना, आप अपने हिसाब से जो भी प्रोनाउंस करना है उसको कर लीजिएगा, हाइजीन्स करना है कि हाइजीन्स करना है, हाइजीन्स करना, जो भी करना है आप उसको पढ़ लीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इनका क्या कहना है, एवरी पॉइंट, ध्यान से पढ़ो आप, इसके स्टेटमेंट में क्या बोलना चाह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ वेवलेट, ये इनका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये जो वेवलेट्स हैं दे विल स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज द सोर्स वेव। और तीसरे पॉइंट पर इन्होंने एक लाइन कह दी, थर्ड पॉइंट पर, कि दैट न्यू
वेव फ्रंट इज अ लाइन टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स। 3 पॉइंट्स कहे हैं, मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया पैराग्राफ बना करके, बट एक्चुअल में ये 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने ये कहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके सोर्स ऑफ वेवलेट्स हैं। अब वेवलेट क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा आपको, व्हाट इज वेवलेट। दीज वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इनका दूसरा नंबर का पॉइंट था। और तीसरे नंबर के पॉइंट पर इन्होंने ये कहा कि जो न्यू वेव फ्रंट्स हैं दैट इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स। टोटल ये 3 पॉइंट्स इन्होंने स्पेसिफाई किए। तो वेवलेट्स क्या है ना, आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज वेवलेट और व्हाट इज वेव फ्रंट, और ये तीनों पॉइंट्स किस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ना आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आगे हम बढ़ रहे हैं बट इसके पहले एक पॉइंट समझ लो आप। ये पिक्चर 2 डायमेंशन की है, लेकिन आप जो कुछ समझोगे वो 3 डायमेंशन को माइंड में रख करके समझोगे। और कहना क्या चाह रहे हैं, पानी के एग्जाम्पल के थ्रू आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पानी में एक पॉइंट पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, अगर आप एक पॉइंट को डिस्टर्ब कर दो तो ये कहलाता है पॉइंट सोर्स, ये कहलाएगा पॉइंट सोर्स। और उस पॉइंट सोर्स की वजह से 2 डायमेंशन के अंदर रेडियल वेव निकलती है और 3 डायमेंशन के अंदर भी रेडियल वेव निकलती है, लेकिन 2 डायमेंशन में सर्कुलर वेव फ्रंट कह सकते हो और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये पिक्चर देखो आप, है ना, ये जो एक पिक्चर बनाई गई है, बिकॉज सर्किल वर्किल है तो पहले से रेडी है। डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू डबल डैश, ये सब क्या है ना, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो डब्ल्यू का मतलब आप कह सकते हो कि ये वेव फ्रंट हुआ, डब्ल्यू मतलब वेव फ्रंट। अब आप जना ना एक एक पॉइंट को समझो। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ वेवलेट। एक्चुअली वेवलेट का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, वेवलेट्स का मतलब होता है सेकेंडरी वेव कहते थे इसको। तो इनका ये कहना है कि अगर ये ब्लू कलर से आप कोई वेव फ्रंट दिखा रहे हो, स्फीयर है, ये पार्ट ऑफ स्फीयर है, 3 डायमेंशन में ये पूरा एक स्फीयर होगा, कंप्लीट स्फीयर। हमने जस्ट उसका एक पार्ट लिया है पिक्चर में, और पिक्चर 2 डायमेंशन दिख रही है आपको। तो इनका ये कहना है कि इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लो, मान लो ये एक पॉइंट लो, ये एक पॉइंट लो, तो ये सब आपके लिए सोर्सेस हैं। S1 एक सोर्स है, S2 एक सोर्स है, S3 एक सोर्स है। यही पहला पॉइंट कहना चाह रहे हैं, every point on a wavefront is a source of wavelet। उसको इस पिक्चर में देखोगे ना, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो समझो मैं बता रहा हूँ क्या है। इस पिक्चर में क्या है, अगर हम यहाँ पर कोई m पॉइंट लें, मान लो m पॉइंट, तो पॉइंट m को कौन डिस्टर्ब करेगा? पॉइंट m किसकी वजह से डिस्टर्ब होगा? क्या वो उस स्टोन की वजह से डिस्टर्ब होगा जिसको पानी में गिराया गया था? क्या वो स्टोन डायरेक्टली आकर के पॉइंट m को डिस्टर्ब करेगा, या फिर ये जो सर्कुलर वेव यहाँ पहुंचेगी वो इसको डिस्टर्ब करेगी? पॉइंट m को कौन डिस्टर्ब करेगा, यानी पॉइंट m का ऑसिलेशन किसकी वजह से होगा? क्या जो सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव्स। तो यही वेव फ्रंट है। इसका मतलब ये वेव फ्रंट आगे वाले पानी को डिस्टर्ब करेगी, उसके आगे का जो पानी है वो इस वेव फ्रंट की वजह से डिस्टर्ब होगा। फिर ये वेव फ्रंट मान लो थोड़ा सा और आगे पहुंच जाएगी, वेव फ्रंट और आगे आ गई, तो उसके आगे का जो पानी बचा होगा, जितना पानी उसके आगे बचा होगा, उसको ये वाली वेव फ्रंट डिस्टर्ब करेगी। तो हर वेव फ्रंट अपने से आगे वाले मीडियम के लिए सोर्स का काम कर रही है। हर वेव फ्रंट अपने से आगे वाले मीडियम के लिए सोर्स का काम कर रही है। और इसी पानी के एग्जाम्पल को कंसिडर करके 3 डायमेंशन में लाइट वेव के लिए एग्जाम्पल दे दिया गया कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ वेवलेट्स। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है, बच्चे बताना है, इस वाटर के एग्जाम्पल से आप पॉइंट समझ लो, क्या कभी ऐसा होता है कि आपने पत्थर गिराया, सर्कुलर वेव आगे बढ़ी और कुछ पॉइंट पे जाकर के पीछे लौटने लगे? क्या ये सर्कुलर वेव कभी पीछे भी आ जाती है? रियल लाइफ एग्जांपल दो। कैसे? यस सर। ये पीछे तब आएंगी जब कहीं जाकर के बाउंड्री से टकरा जाए, वो रिफ्लेक्शन ऑफ, यस सर, बाउंड्री से टकराने के बाद ही होगा। तो वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव अलग टॉपिक है ना भाई, ये तो प्रोपगेशन पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन तो किसी बाउंड्री से होगा। वो टॉपिक तो है ही आपका अभी, ऐसा तो नहीं कि वो टॉपिक नहीं पढ़ना, वो टॉपिक भी सिलेबस में है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। बट अभी आप समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनका ये कहना है कि मान लो ये सर्कुलर वेव आ गई, तो ये अब किसको डिस्टर्ब करेगा? इसके पीछे जो पानी है उसको डिस्टर्ब करें,
या जो आगे पानी है उसको डिस्टर्ब करे? रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम सर्कुलर वेव पानी के बीचों बीच में ले रहे हैं तो ये वेव अब किसको डिस्टर्ब करेगी, मतलब किनको ऑसिलेट करेगी? Yes, sir. क्या वापस पीछे की तरफ चले या फिर और आगे बढ़े, वेव की डायरेक्शन में आगे बढ़े? सर आगे बढ़े। आगे जी यही कह रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन चलिए, पीछे नहीं जाना, बैकवर्ड नहीं होना, पीछे नहीं मुड़ना। एक बार जिस रास्ते पे चल दिए उसी रास्ते पे चलते रहो। तो आपने पानी में देखा, उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि S1 S2 S3 वेव हो गए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो वेव है इनसे वापस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी, इनसे वापस स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसे इनको वेवलेट कह रहे हो, इनको वेवलेट कहा जा रहा है कि मतलब ये जो है ये वेवलेट्स हैं, वेवलेट्स इनको कह रहे हो आप कि वेवफ्रंट का हर पॉइंट, वेवफ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है। यानी आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर पत्थर गिरा दिया तो जिस पॉइंट पर पत्थर गिराएंगे वहां से एक सर्कुलर वेव फिर आगे बढ़ गई, लेकिन वो सिर्फ आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं बढ़ रही। इमेजिन कर लो कि S2 पर भी किसी ने पत्थर गिराया, फिर एक सर्कुलर वेव आगे बढ़ गई। इमेजिन कर लो S3 पर भी एक डिस्टर्ब किया गया, उससे भी एक सर्कुलर वेव आगे बढ़ गई। इसको वेवलेट कह रहे हैं। और वो वेवलेट सिर्फ फॉरवर्ड जाएंगी, फॉरवर्ड का मतलब उसी डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो वेवलेट्स फॉरवर्ड, वेव की डायरेक्शन में चलेंगी। और लास्ट पॉइंट, न्यू वेव फ्रंट इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स। तो ये जो वेवलेट्स है ना, ये जो वेवलेट्स, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो हाफ सर्कल के फॉर्म में, एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन में स्फीयर है, आधे आधे स्फीयर हैं ये। तो इनका टेंजेंट बनाना है तुमको, इन सर्कल्स का टेंजेंट। एक ये सर्कल जो S2 के अबाउट है, एक ये सर्कल जो S3 के अबाउट है। तो इनका टेंजेंट हमारी ये लाइन बन रही है जिसको हम W डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो W डैश क्या है? न्यू वेव फ्रंट। ये हाइजेंस की थ्योरी कहती है, थ्योरी है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। देखिए दी न्यू वेव फ्रंट कह सकते हैं इसको। फिर वही चीज हो गई, इस नई वेव फ्रंट पर वापस आए तो अब इस नई वेव फ्रंट के पॉइंट अपने से आगे वाले मीडियम के लिए सोर्सेस बन गए। तो यहाँ से फिर हमको सेकेंडरी वेव निकलना स्टार्ट हो गई, जिसको सेकेंडरी वेव को आप वेवलेट का नाम दे रहे हो। इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास कहीं जी सर ये जो दो वेव फ्रंट्स हम लोग को दिख रही है सर, इनमें रियली थोड़ी ना इतना ज्यादा गैप होगा सर। सर उनमें गैप तो बिल्कुल भी नहीं होगा गैप सर। नहीं तो ये होगा। जो हम लोग 3 डायमेंशन बात कर रहे हैं सर, तो ये जो हमारे वेवलेट्स हुए ये तो सर एक पॉइंट नहीं हो गए सर। पॉइंट हो गए सर तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन में कैसे कवर कर सकते हैं? भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट रुक जाओ, हम समझा रहे हैं आपको ना। यहाँ पर आप मान लो पैरेलल वेव का एग्जांपल लेते हैं ना। पहले एक मिनट, आप जरा कुछ वेव लो जो पैरेलल है, पैरेलल यानी 1 डायमेंशन वेव, ऐसे समझो, वेव विच आर पैरेलल टू ईच अदर। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इनकी वेव फ्रंट कैसी होंगी। अगर वेव पैरेलल है तो इनकी वेव फ्रंट कैसे दिखाओगी? और पीछे मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि वेव और वेव फ्रंट सर 90 आपस में, डिग्री वाले वो सर तो इसको उस तरीके से इमेजिन कर लो। अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे मान लो। इलेक्ट्रिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर कर लो और इक्विपोटेंशियल सरफेस को वेव फ्रंट से कंपेयर कर लो। तो अब आप बताना कि इसमें सरफेस क्या बनाएंगे, किस टाइप की सरफेस बनाएंगे कि ये आपको एक वेव फ्रंट का काम करे। तो सर परपेंडिकुलर हो जाएगी इन सब के, एक प्लेन जो परपेंडिकुलर है इन सारी लाइन से। मतलब एक सरफेस बनाएंगे ना, पूरी एक 3 डायमेंशनल सरफेस, मतलब 2 डायमेंशनल यस सर, यस सर, यस। 2 डायमेंशनल आप एक रेक्टेंगल बनाओ। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये हमारे लिए वेव फ्रंट है। इस रेक्टेंगल को आप कह दो कि ये वेव फ्रंट है। और ये जो वेव यहाँ से प्रोपोगेट करके आगे आएंगी, तो ये वेव जैसे आप पढ़ते हो तो ये वेव यहाँ से आगे बढ़ गई मान लीजिए, फिर ये वेव यहाँ तक आई, यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई। तो अब इनका ये कहना है कि भाई अब इसको 2 डायमेंशन में देखोगे, ये तो 3 डायमेंशन की पिक्चर है, बट इसको 2 डायमेंशन में देखेंगे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और इस पे बहुत ज्यादा ना देखो थ्योरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे प्रूफ भी मांगोगे तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम समझा ही सकते हैं। क्योंकि जो चीज नॉन मैथमेटिकल है ना उसको कन्विंस करने में भी दिक्कत है। तो हम इसको 2 डायमेंशन में दिखाएंगे। 2 डायमेंशन दिखाने का मतलब जानते हो क्या दिखा रहे हैं हम लोग? सिर्फ ये फ्रंट वाली एज दिखा रहे हैं, जो फ्रंट वाली एज है इसको, इस एज को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप पिक्चर को इमेजिन करना, एक्चुअल में ये एक सरफेस है, मैंने उसका फ्रंट एज दिखाया आपको। और जो रेड कलर से लिखा है वो वेव है,
और जो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं ये वेव फ्रंट है, जो रियल में एक प्लेन सरफेस है ऊपर वाली फिगर के हिसाब से। अब हाइजेंस की थ्योरीज अप्लाई कर दो। हाइजेंस की थ्योरी के हिसाब से ये पॉइंट एक सोर्स है, ये पॉइंट एक सोर्स है, ये पॉइंट एक सोर्स है। इन सारे पॉइंट्स के साथ आप एक सेकेंडरी वेव बनाइए, सारे पॉइंट्स के साथ। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके चारों तरफ एक हाफ सर्कल, सॉरी हाफ स्फीयर, सेकंड पॉइंट पर भी हाफ स्फीयर, थर्ड पॉइंट पर भी हाफ स्फीयर, इनको हम वेवलेट कह रहे हैं। और ये इनफाइनाइट होंगी, बिल्कुल सही बात है कि ये इनफाइनाइट्स होंगी, क्योंकि एक फाइनाइट लाइन के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगी। और ये यहाँ पर ये जो कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, तो कितने पॉइंट होंगे एक वेव फ्रंट पे, कितने पॉइंट होंगे? जब एवरी पॉइंट कह रहे हो कोई छूटेगा नहीं, तो एक वेव फ्रंट पे नंबर ऑफ पॉइंट तो इनफाइनाइट हो गए, यानी इनफाइनाइट सोर्सेस हो गए हमारे पास। तो आप इनफाइनाइट हाफ सर्कल दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पिक्चर इसलिए दिखाई गई है 3 को लेकर के या 4 को लेकर के, ताकि डायग्राम क्लियर बन पाए। तो ये जो हाफ हाफ हेमिस्फीयर दिखा रहे हो इनको वेवलेट कह रहे हो। और आप बताओ इनका जब दोबारा टेंजेंट बनाएंगे तो कैसी लाइन बनेगी? इन सब के लिए कौन सी लाइन होगी जो तीनों को टच करते हुए चली जाए? तो इन तीनों हाफ सर्कल्स को, यानी कि हाफ स्फीयर को फिर से टच कराने के लिए आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो जो दोबारा मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको कह दीजिएगा कि ये नई वेव फ्रंट है। पुरानी वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट आगे बढ़ गई। इनका कहने का मतलब ये है कि वेव जो बढ़ती है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। एक वेव फ्रंट यहाँ पे थी, प्रोपोगेट करके आगे आ चुकी। तो होता भी यही है। पानी के एग्जाम्पल में क्या आगे बढ़ रहा है भाई? आपको दिखता क्या है? आपको क्या दिखता है आगे बढ़ता हुआ? आपको वेव दिखती है कि वेव फ्रंट दिखती है? पानी के एग्जाम्पल में आप खुद देखो, ये जो पिक्चर बनी हुई है, फोटोग्राफ जो ली गई है, तो ये फोटोग्राफ में ये क्या है? वेव है कि वेव फ्रंट है? किसको कैप्चर किया जाएगा इसमें? वेव वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। सर्किल की फोटो आई है ना, कि रेडियस की फोटो आई है आपके सामने? फोटोग्राफ तो सर्कल्स की बन रही, वो उन्हीं को तो आप वेव फ्रंट कह रहे हो। तो इनका ये कहना था कि वेव फ्रंट एक जगह से आगे बढ़ती है। मतलब आप सर्कल देखो, यहाँ पर ये वेव फ्रंट है WF, तो जो वेव फ्रंट यहाँ पे थी कुछ टाइम बाद आगे प्रोपोगेट हो गई, कुछ टाइम बाद और आगे चले गए, कुछ टाइम बाद और आगे चले गई। तो वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, इस तरीके से वेव आगे बढ़ती है, ये इनका कहना है। उसकी मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि वेव फ्रंट आगे बढ़ने की मैकेनिज्म क्या है, कि वेव फ्रंट एक प्लेस पर पहुंच गई, अब उस वेव फ्रंट के पॉइंट सेकेंडरी सोर्स हो गए, उनसे सेकेंडरी वेवलेट निकल गई, उन सेकेंडरी वेवलेट का एक टेंजेंट बना लो, तो हम कह देंगे कि वेव फ्रंट जो यहाँ पर प्रेजेंट थी वो ट्रेवल करके आगे आ चुकी है। इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इसको डिटेल में पढ़ा करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे, मतलब स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे और मिरर का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, बराबर क्यों होंगे ये। और स्नेल्स लॉ प्रूफ किया जाएगा इसी बेसिस पर कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू μ2/μ1 क्यों होगी। तो जब वो प्रूफ हो जाएंगे ना इस थ्योरी के बेसिस पर, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये बात सही कह रहे। अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज। अभी के लिए आप सिर्फ ये लाइन एक्सेप्ट करिएगा, अभी के लिए फॉर टाइम बिंग आप सिर्फ ये लाइन को एक्सेप्ट कर लो कि ये स्टेटमेंट हाइजेंस प्रिंसिपल का है और सही स्टेटमेंट है। ये एक एग्जांपल देखो, ये भी एक रियल पिक्चर मैंने ली हुई है। तो इंटेंशनली मैंने लिया है ताकि अब हम लोग चैप्टर को समझने के ऊपर आएंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो ये 2 पर्सन्स पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? यहाँ 2 सोर्सेस हो गए, यहाँ पर ये कहोगे 2 सोर्स हो गए। मान लीजिए ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2, तो पर्सन 2 ने जहां पर पानी को डिस्टर्ब किया ये सोर्स 2 हो गया, और पर्सन 1 ने पानी को जहां पर डिस्टर्ब किया ये हमारा सोर्स 1 हो गया। बहुत क्लियर पिक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है कि सोर्स 2 के चारों तरफ सर्कुलर वेव आ रही है। इसको 3 डायमेंशन में स्फेरिकल वेव कह दीजिएगा, अभी फिलहाल सर्कुलर वेव। आपको इमेज दिख रही है अपने साइड पर, मतलब क्लियरली दिख रही है या कुछ ब्लर दिख रहा है आपको? क्लियर है। क्लियर है, सही है सर। क्लियर तो आप ये सोचो कि ये 2 सोर्सेस हैं। ये भैया अमरीश पुरी की आवाज में कौन बात कर रहा है? मोगैम्बो वाली आवाज में कौन बात कर रहा है? क्लियर है विपुल? विपुल सिंह यादव। हाँ यस सर। हाँ यस सर। तो मूछे वूछे लगा लो और ऐसे ही, और एक बड़ा सा गाउन पहन लो अमरीश पुरी वाला, समझे, और मुंह में सिगार लगा लो।
देखो, है ना, ऐसे करो, बड़ी मूछें लगाओ, मुंह में एक बगल में सिगार दबाओ, ठीक है, और बड़े से हारमोनियम के पास बैठो, है ना, गाउन लो और ऊपर के 2 बटन खोल लो, फिर देखो अमरीश पुरी स्टाइल कैसा लगता है। देखो भाई, तो ये 2 सोर्स हो गए हमारे S1 और S2। अब क्या हो रहा है कि S1 के चारों तरफ हमारी सर्कुलर वेव आएंगी और S2 के चारों तरफ सर्कुलर वेव आएंगी। तो ये दोनों वेव, अब आप देखो इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ। ये इंटरफेरेंस का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अभी तक आप मैथमेटिकल पढ़ रहे थे, अब आप उसको फिजिकली देखने की बात कोशिश करो। और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि 2 दोस्त जा करके कहीं भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कोई पॉइंट है, हाँ जी करें, आप कोई पॉइंट चूज कर लो, यहां पर एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना, हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, हमने मान लो P1, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P2। तो क्या P1 पर कौन सी वेव आ रही है? P1 पर किस सोर्स की वेव आएगी? क्या S1 की वेव आएगी या S2 की भी आएगी? बताओ। जो पॉइंट P1 है पानी में, दोनों की आएगी। दोनों की। सेम टाइम दोनों की आएगी, सेम पहले टाइम। S1 की आएगी फिर S2 की आएगी। पहले किसकी आएगी? S1 की। अच्छा, तो S1 से यहाँ तक एक वेव आएगी, ठीक है। अब समझ लेना, रियल पिक्चर है ये, बता रहा बच्चा, समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और S2 से भी एक वेव आएगी, लेकिन S2 से ये पॉइंट दूर है, तो S2 से पॉइंट P पर वेव थोड़ा सा लेट पहुंचेगी, लेकिन S1 से जल्दी पहुंच जाएगी। और इसी आगे पीछे पहुंचने को आप फेज डिफरेंस में देखोगे, इसी चीज को फेज डिफरेंस में देखा जाएगा। आई बात समझ में आपको कि फेज डिफरेंस किस चीज को लेकर के होता है? फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ अराइवल एट अ गिवन पॉइंट। क्या P2 पर, बताओ, P2 पर दोनों वेव अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे कि सेम टाइम पर पहुंचेंगी? P2 पर अगर हम बात करें तो आप सेम बिगड़, सेम टाइम पर टाइम। आएगा। सेम टाइम। सर अगर रेडियस सेम हो तो नहीं, अगर नहीं, डायग्राम देख के बताओ ना। सर सेम टाइम पे सेम टाइम पर। सेम टाइम। सेम। बच्चा जेई में एक क्वेश्चन डायग्राम का ही था, मैं आपको बता दूं, सेम डायग्राम का क्वेश्चन भी था कि डायग्राम बना के दे दिया गया, बताओ क्या हो रहा है इसमें। और P1 पर किसकी वेव पहले आ रही है? S1। तो हम कहेंगे वेव ऑफ S1 लीड है, लीड कर रही है, लीडिंग है वो, और S2 लैग कर रहा है। अगर हम S2 के आसपास कोई पॉइंट ले लें, यहाँ कहीं पर S2 के आसपास, मान लो ये एक पॉइंट हमने P3 ले लिया, बताओ यहाँ पर किसकी वेव आएगी? क्योंकि यहाँ पर भी वेव आ रही है। S2। पहले S2। तो S2 से नजदीक हो ना आप, S2 के नजदीक हो और S1 से दूर हो गए, तो वेव तो आ रही है लेकिन पहले S2 की आएगी। तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? S2 लीड कर रहा है। इस तरीके से देखा जाता है कि सोर्स कौन सा लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब किसकी वेव जल्दी आ रही है। यही हमारा अभी आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल देंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। फिर अब ना यार, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो होता क्या है, इस पिक्चर को आप बनाकर देख सकते हो, मतलब रियल लाइफ में करके भी देखा जा सकता है। ये तो हो गए पॉइंट्स। तो इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, एक ही नहीं है, न जाने कितने पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस हैं। तो हमको ये पता लगाना पड़ता है कि इसमें से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है। इस रियल पिक्चर में आप बता पाओगे कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? सर P2 पे कंस्ट्रक्टिव है। सर P2 पे डिस्ट्रक्टिव है। P2 कंस्ट्रक्टिव है, यही मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ना और उसको रियल लाइफ में समझना होगा अब आपको। तो बच्चा देखो, पहले ना, अब इसको हम समझेंगे, इन्हीं को हम आगे चल के प्रोसीड करने जा रहे हैं। बट आपको मैंने ये एक इमेज दिखाई कि इसमें क्या होता है कि 2 सोर्सेस को आप, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। पर्सन 1 और पर्सन 2 जिन 2 पॉइंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो क्या इंडिपेंडेंट पॉइंट्स नहीं है? S1 और S2 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं है। अगर पर्सन 1 डिसअपियर हो जाए, भाग जाए, और पर्सन 2 रह जाए, S1 S2 तो इंडिपेंडेंट हुए ना। यहाँ पर पर्सन 1 अलग अलग से अपना एक धागा लेकर के आया है, पर्सन 1 अलग से ला करके, अलग से ये स्टिक ला करके पॉइंट 1 को डिस्टर्ब कर रहा है, और पर्सन 2 अलग से स्टिक ला करके पॉइंट 2 को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हो आप, S1 और S2 को इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करा रहे हो। S1 को अलग से ऑसिलेट कराया, S2 को अलग ऑसिलेट कराया। इस टाइप के सोर्सेस को हम एक नया नाम देने जा रहे हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट सोर्सेस इसको नाम देने जा रहे हैं। When the sources are,
when the sources are, Okay, sir. अरे भाई साहब चुप हो जाओ. When the sources are disturbed independently, they are called as incoherent sources. Incoherent. तो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होंगे फिर? अगर ये इनकोहेरेंट है तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होंगे? यहाँ पर दो सोर्सेस अलग हैं, तो अब देखोगे, देखना हो सकता है इमेज पड़ी होगी, ये देखिए. अब यहाँ पर जो इमेज है ना, ये भी एक इमेज है और ये यंग्स डबल स्लिट की ही एक इमेज है. देखिए क्या हो रहा है इसमें. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक कार्डबोर्ड टाइप का आप देख रहे हो. यहाँ पर ना ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये एक बोर्ड टाइप की पिक्चर है, कार्डबोर्ड. और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऐसे करके दो बहुत नैरो स्लिट हैं, दो स्लिट्स हैं, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. आपको दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है कुछ कुछ थोड़ा सा गैप टाइप का. Yes, sir. तो अब इसको हटा Yes, दे. sir. जी अब हटा दे इसको. तो ये हम इसको बोलेंगे दो स्लिट्स, स्लिट 1 स्लिट 2. यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है. तो पहले उसको आप इमेजेस के फॉर्म में अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लो. मैथमेटिक्स 5-10 मिनट का काम होता है उसका. और इनसे पहले यहाँ पर एक प्राइमरी वेव आ रही है. इनसे पहले ये अगर हम सर्किल दिखाएं ना, तो ये सर्किल क्या है, आपकी एक वेव चल रही है, पहले से एक वेव आ रही है. तो होता क्या है ना कि ये जो वेव होगी, इसके लिए क्या किया गया होगा, पानी के अंदर कहीं ना कहीं पत्थर गिराया गया होगा. यानी एक यहाँ कहीं पर प्राइमरी सोर्स होगा, मेन सोर्स कह सकते हो, एक मेन सोर्स रहा होगा, उससे हमारी सर्कुलर वेव आगे बढ़ रही है और बीच में हमने कहीं कार्डबोर्ड डाल दिया और उस कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स डाल दी. तो सारा पानी रुक जाएगा, सारा पानी रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी दोनों स्लिट्स के क्रॉस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा. हम पानी का एग्जांपल लें अगर, कि आप यहाँ पर मेन सोर्स लो, उससे सर्कुलर वेव आगे बढ़े. प्रीवियस एग्जांपल को देखो, प्रीवियस एग्जांपल को, या इसमें देख लो, ये जो वेव आगे बढ़ रही है, अब यहीं पर अगर हम एक दीवार खड़ी कर दें, एक दीवार खड़ी कर दें यहीं पर, तो क्या उसके आगे भी पानी चला जाएगा? अगर यहाँ पर एक वॉल खड़ी कर दें, सारा का सारा पानी यानी सारी की सारी वेव यहीं पर स्टॉप कर जाएगी. लेकिन अगर उस दीवार में दो छेद कर दो आप, अगर उस दीवार में दो छेद कर दो, तो उनसे तो पानी निकल जाएगा. बोलो एग्री कर रहे हो ऐसे कि नहीं? अगर हम किसी वेव के सामने बड़ी सी Yes, sir. तो ऐसा ही Yes, ऐसा ही करिए. इस वेव के सामने एक बोर्ड खड़ा कर दो ताकि वो वेव स्टॉप हो जाए, लेकिन उसमें दो स्लिट डाल दो ताकि वहां से वेव निकल जाए. तो इसको क्या कहेंगे ना, S1 और S2 को आप कहोगे कि ये हमारे लिए कोहेरेंट सोर्सेस हैं इस टाइम पर. S1 मतलब स्लिट 1 भी हमारे लिए सोर्स है और स्लिट 2 भी सोर्स है, लेकिन ये दोनों सोर्स अलग से क्रिएट नहीं करी गई हैं. वो दोनों बेसिकली एक तरीके से ही ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है. S1 S2 इंडिपेंडेंट नहीं है. एक्चुअल में आपके पास एक प्राइमरी वेव है, एक मेन वेव है. उस मेन वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो आप. एक मेन वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. इस मेन वेव का एक पार्ट S1 से चला जाएगा और इसी मेन वेव का दूसरा पार्ट S2 से चला जाएगा. ऐसे में आप कह सकते हो कि ये कोहेरेंट है. यक्षेश जी मोर स्पीड से हिट नहीं कर पाएंगे ना, मीडियम तो यूनिफॉर्म है, वेव स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है. तो इस टाइप के सोर्सेज को हम कह देते हैं कि दे आर कोहेरेंट सोर्सेज. अब आप इसका मीनिंग समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस इन दो इमेजेस के थ्रू देख सकते हो. इसमें दो पॉइंट्स को इंडिपेंडेंटली आप सोर्स की तरीके से क्रिएट कर रहे हो. टू पॉइंट्स आर क्रिएटेड बाय सोर्स, क्रिएटेड एज सोर्स, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. और यहां पर ये डिपेंडेंट है. अगर प्राइमरी वेव बंद हो जाती है तो S1 की वेव भी बंद हो जाएगी और S2 की वेव भी बंद हो जाएगी. अगर हम यहाँ से पानी का फ्लो बंद कर दें प्राइमरी वाली का, तो ना तो S1 से आगे कोई वेव जाएगी ना S2 से आगे कोई वेव जाएगी. तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे. अब बात समझ में आई आपको? कोहेरेंट सोर्स कैसे बनेंगे यार? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि दो अलग अलग लाइट बल्ब के बीच इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ. दो अलग अलग लाइट बल्ब लेकर के आऊं तो क्या उनके बीच इंटरफेरेंस होगा? Yes. Sir, Yes, sir. independent sources.
तो ये कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट है? टू डिफरेंट, आपके घर में, आपके कमरे में इनकोहेरेंट। हाँ, तो यस कोहेरेंट सर इनकोहेरेंट। कोहेरेंट है, तो इनकोहेरेंट मतलब इनकोहेरेंट है ना, इंडिपेंडेंट बल्ब मतलब इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट कैसे बनेंगे? आप बल्ब में एक बल्ब लगाओ दीवार पे, उसके सामने बड़ी सी कार्डबोर्ड खड़ी कर दो, कार्डबोर्ड में 2 छेद कर दो, तो उन 2 होल से जो लाइट निकलेगी वो कोहेरेंट कहलाएगी। और इसके बाद देख रहे हो आपको क्या हो रहा है, इसके आगे की इमेज दिख रही है आपको? थोड़ी सी देखना, इसके पहले सिंगल सिंगल सर्कल दिख रहे हैं, इसके बाद डबल डबल सर्कल क्यों दिख रहे हैं आपको? डबल डबल सर्कल क्यों दिख रहे हैं? सर दो वेव्स हो जाएंगी ना सर, दो सर वो स्टेट से डिस्ट्रीब्यूट हो पॉइंट सोर्स हो जाएगा। राइट, दो वो पॉइंट इंटरेक्शन की वजह से। अब 2 वेव हो गई S1 S2 वाली, तो एक S1 से वेव निकल रही है और एक S2 से वेव निकल रही है। तो S2 वाली वेव S2 के चारों तरफ सर्कल बना रही और S1 वाली वेव S2 के चारों तरफ सर्कल बना रही। ये हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया कि S1 एक सोर्स हो गया, उसकी वेवलेट, S2 एक सोर्स हो गया, उसकी वेवलेट। और सामने जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीन है बच्चा। मैं इसको 2 डायमेंशन में पिक्चर बना दूंगा बस, ये स्क्रीन कह दीजिए। और मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड से हम कैपिटल डी डिस्टेंस पे खड़े हैं जाकर के, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस हमारा स्मॉल डी है। बस अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो। सर जी, सर S1 और S2 की वेव्स आगे जाके कंबाइन हो जाएंगी? कंबाइन नहीं हो रही हैं, वो दोनों अलग अलग चलेंगी, कंबाइन नहीं हो रही है, नहीं सर, इंटरफेयर हो रही है। मतलब नहीं सर मतलब थोड़ा दूर जाते जाते सर एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि हर एक इंस्टेंस में सर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हो रहे हैं वो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन के वो बढ़ते जा रहे हैं सर। हाँ, सर तो ये तो बढ़ेंगे एज ना, ये तो बढ़ेंगे ना। ऐसे टाइम जाता जाएगा सर तो वो मिल नहीं जाएंगे। नहीं मिलेंगे नहीं, आप ये कह दो कि दे विल इंटरफेयर एट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये यही तो कह रहा हूँ इंटरफेरेंस के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था बच्चा कि आपको ये इमेज जाननी बहुत जरूरी है यार। हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल पे जंप कर जाएंगे तो आपको कभी नहीं मतलब डिफिकल्टी बहुत होती है इसको समझने में। मैं जो आप ये जो देख रहे हो, जहां जहां ये कट कर रहे हैं, जैसे ये एक पॉइंट कट कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देख रहे हो आप, ये जहां पर दोनों के सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है। ये सब पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है क्योंकि दोनों के सर्कल पहुंचे ना मस्ट पॉइंट पर, दोनों के सर्कल्स आ रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर दोनों के सर्कल आ रहे हैं मतलब दोनों की वेव फ्रंट आ गई, वो इंटरफेरेंस हो गया। और सामने वाली स्क्रीन पर अगर हम देखें, सुनो, सामने वाली स्क्रीन पर तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क लाइन दिख रही है आपको? बोलिए। यस सर। यस सर। तो अभी आप इस पिक्चर को देख लो, क्योंकि आगे मैं ना आगे इसको रियलाइज दिखा नहीं पाऊंगा। ये जो बिल्कुल व्हाइट कलर से देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। ये जो लाइंस दिखती हैं ब्राइट फ्रिंज, और ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको कहेंगे डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। ऐसे ये ऑल्टरनेट पैटर्न स्क्रीन पर आएगा। ये YDAC की रियल पिक्चर्स का एग्जांपल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एग्जांपल आपको पानी से दिखाया जा रहा है और वो लाइट वेव के थ्रू है, क्योंकि पानी को आप देख सकते हो, लाइट को देख तो पाओगे नहीं, स्क्रीन पर देख पाओगे, बीच रास्ते में तो लाइट दिखेगी नहीं। तो हमारी जो स्टडी होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि S1 S2 के बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं एक लाइन बनाऊं, S1 S2 के बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्टर, तो ये जो जैसे यहाँ ब्लैक लाइन देख रहे हो, तो ये ब्लैक लाइन कितनी दूर है? पहली, अगर आप ध्यान से देखो ना, हम क्या पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में, हमको पढ़ना क्या है? हमको सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लैक लाइन दिख रही है, फर्स्ट ब्लैक लाइन यहाँ दिख रही है मुझे, सेकंड ब्लैक लाइन यहाँ दिख रही है, थर्ड ब्लैक लाइन यहाँ दिख रही है, फोर्थ ब्लैक लाइन यहाँ दिख रही है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कितनी डिस्टेंस पर सेकंड ब्लैक लाइन होगी, या कितनी डिस्टेंस पर थर्ड ब्राइट लाइन होगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पैटर्न बनता है। तो हमको चैप्टर में जो पढ़ना है आगे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये सब पढ़ेंगे। हमको ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है, ये y बताना होता है कितना होगा। बताएं, पूछ लो आप, यहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो, जो डाउट है अभी क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम इसके बाद चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। तो अभी अगर आपको विजुअलाइज ना हो रहा हो तो फिर दिखाएं, मतलब अदरवाइज फिर मैथ आ जाएगी, अब वापस मैथ की तरफ आ जाएंगे। पूछ लो जो पूछना है। सर ये ब्राइट का क्लियर गया है क्या? चलिए पूरा बेकार हो गया, चलो कोई बात नहीं।
अरे यार कनक रुको, पूरी रिकॉर्डिंग चली गई इसकी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, कोई बात नहीं। देखो अच्छा भाई, मान लो S1 से कोई वेव आ रही है, ध्यान सुनो यार, S1 से कोई वेव आ रही है इधर, S2 की तरफ कोई वेव आई, और हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P मान रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट P मानने जा रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं, S1 S2 से हमने एक बाइसेक्टर लाइन बनाई, बाइसेक्टर लाइन, इसको हम O डिनोट कर देंगे, सेंटर ऑफ स्क्रीन है, और हमने यहाँ पर कोई एक रैंडम पॉइंट P चूज किया जहां पर S1 से कोई वेव पहुंच रही है, S1 से एक वेव पॉइंट P पर जा रही है, और S2 से एक वेव पॉइंट P पर जा रही है। अब आप इसको समझना, ये कौन सी इमेज बन रही है, ये पानी वाली जो इमेज पीछे थी उसी का 2D रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो इमेज देख लो पहले। एक बार फिर दिखा दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं बार बार नहीं पलटेंगे इसको, ये इसका डायग्राम बन रहा है कि आप कोई पॉइंट P ले रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जहां पर स्लिट 1 से कोई वेव पहुंचेगी और स्लिट 2 से भी वेव आएगी। अब देखो क्या होगा ना, मान लेते हैं कि S1 और P के बीच में R1 डिस्टेंस है, और S2 और P के बीच में R2 डिस्टेंस है, और सेंटर से S1 S2 के सेंटर पॉइंट से जो P है वो R डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस R है और ये एंगल थीटा है, ये सब मान के चल रहा हूँ। S1 S2 के बीच में डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल D है। थोड़ा सा जल्दी करके बताना यार, है ना। इसके मिड पॉइंट को कुछ नाम दे दो यार, S1 S2 के मिड पॉइंट को कोई नाम दे दे, A नाम दे देते हैं, चलो A। ट्रायंगल AS1P, ट्रायंगल AS1P में एंगल S1AP कितना होगा, ट्रायंगल कंसीडर करो AS1P और उसके अंदर एंगल लेना है आपको S1AP वाला, तो 90, बोलो भाई क्या होगा ये, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये S1AP जो है सर 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब कोसाइन रूल लगाओ, कोसाइन रूल लगाओ, क्या लिखेंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या लिखें, कोसाइन रूल लगा रहे हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में, कोसाइन रूल इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा रहे हो आप, और cos ऑफ दिस एंगल ले रहे हो, cos ऑफ दिस एंगल, तो cos ऑफ दिस एंगल विल बी, जितना मेरे को कोसाइन रूल पता है उसके हिसाब से ये d/2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू d/2 इंटू r, बताना सही है, अगर कोसाइन रूल सही है तो बताइएगा। Yes, sir. जी, तो r1 स्क्वायर इसके हिसाब से बन जाएगा, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, r1 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी d²/4 प्लस r स्क्वायर माइनस dr साइन थीटा, ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैं ट्रायंगल कंसिडर करूंगा AS2P, ट्रायंगल AS2P, और यहाँ पर आप चेक कर लेना व्हाट इज द एंगल PAS2, PAS2 कितना होगा, एंगल PAS2 की वैल्यू 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, हाँ, तो इसका कोसाइन रूल लगाओ, क्या बनेगा, कोसाइन रूल लगा के क्या बनेगा, cos 90 प्लस थीटा से क्या बन जाएगा ये कोसाइन रूल से, तो ये मेरे ख्याल से d/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2 d/2 इंटू r, और इससे मुझे r2 स्क्वायर मिल जाएगा, इससे मेरे को r2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, r2 स्क्वायर की वैल्यू तो कुछ ऐसा मिलेगा, जहाँ तक अगर मैं सही करने जा रहा हूँ तो d²/4 प्लस r स्क्वायर एंड मैं थिंक कि dr साइन थीटा प्लस में आ जाएगा बस यहाँ पर। बोलो बच्चा लोग, सही है ये? यस सर, यस सर, यस सर। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, 2dr sin थीटा, सर क्या 2dr sin थीटा, r2 सर स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2dr sin थीटा। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1 कर देंगे, बराबर 2rd साइन थीटा कर देंगे, और यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करने जा रहे हैं, वो ये कि जो d है वो बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज है, ये अप्रोक्सीमेशन है कि जो d है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, वेरी लार्ज, और स्मॉल d वेरी लेस, ये अप्रोक्सीमेशन लगा, यानी S1 S2 काफी क्लोज है, और ऐसा होगा तो R1 और R2 की वैल्यू स्मॉल r के काफी क्लोज होगी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा उसमें,
अगर कैपिटल डी बहुत बड़ी वैल्यू है और स्मॉल डी बहुत ही छोटी वैल्यू है, मतलब कि S1 S2 लगभग एक जगह पर है, लगभग एक जगह पर, तो R1 R2 और R ये तीनों आसपास नंबर्स आएंगे। एग्री करते हो इस पे कि अगर S1 S2 काफी क्लोज हो सर तो आप, डाइपोल जैसा। हाँ डाइपोल जैसा, कि R1 R2 और स्मॉल r तीनों बहुत क्लोज नंबर्स होंगे, काफी क्लोज नंबर्स होंगे ये। बोलिए, अगर स्मॉल डी टेंडिंग टू जीरो मान ले, तो स्मॉल डी टेंडिंग टू जीरो मान ले, तो R1 स्मॉल r और R2 दे आर वेरी वेरी क्लोज नंबर्स। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो अगर वो क्लोज नंबर्स हैं तो इनको हम लगभग, इफ दे आर क्लोज नंबर्स, तो इनको हम लगभग 2r मान सकते हैं। R1 प्लस R2 की वैल्यू लगभग 2r हो जाएगी, और ये 2r राइट वाले 2r से कैंसिल कर जाएगा और सीधा सीधा आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, R2 माइनस R1 बराबर d मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। R2 माइनस R1 की वैल्यू मिल गई d इंटू साइन थीटा। चेक करो सही है कि नहीं। यस सर। बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है मेरे को, अब कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने पीछे ये तो पढ़ ही लिया था कि जब डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो डिस्ट्रक्टिव, और डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव। डिफरेंस निकाल लिया आपने। R2 माइनस R1 निकालने का मतलब क्या निकाला आपने? एक तरीके से S2P माइनस S1P नहीं निकाल दिया। R2 माइनस R1 निकाल रहे हो, इसका मतलब बेसिकली S2P माइनस S1P निकाल रहे हो। और पीछे यही तो पढ़ा रहे हैं आपको कि S2P माइनस S1P की वैल्यू अगर इस लैम्डा बाई 2 वाली सीरीज को फॉलो करेगी तो आप कह देना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर लैम्डा वाली सीरीज को फॉलो कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। R2 माइनस R1 निकाल दिया आपने। R2 माइनस R1 का मतलब बेसिकली आपने S2P माइनस S1P निकाला है, ये वैल्यू d साइन थीटा हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये d साइन थीटा, अगर ये d साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा हुई तो किस टाइप का इंटरफेरेंस बनेगा? यहाँ पर क्या बोला जाए, किस टाइप का इंटरफेरेंस हुआ अगर ये प्लस माइनस n लैम्डा है? प्रीवियस थ्योरी के हिसाब से देख लो, इनके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव जी, तो आप कह दीजिएगा कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। और अगर यहीं पर d साइन थीटा लैम्डा बाई 2 है, या फिर 3 लैम्डा बाई 2 है, या फिर 5 लैम्डा बाई 2 है, यानी कुल मिलाकर के लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, यानी प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है, तो आप कह देना यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन हमको थीटा नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना बता दें आपको? हमें थीटा तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए था? ये डिस्टेंस y कितनी होगी, ये डिस्टेंस y, तो हम y भी निकाल देंगे। जानते हो y कैसे निकलेगा? y निकालने के लिए अगर आप एक और अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि थीटा काफी स्मॉल एंगल हो, अगर साइन थीटा इक्वल टैन थीटा जी, तो यहाँ जो साइन थीटा है उसको क्या रख देंगे? साइन थीटा की वैल्यू सर y by d। tan थीटा रिप्लेस कर दो, तो फॉर थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये थोड़ा सा डबल स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ना हम वापस लौटेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? d, और साइन थीटा की जगह tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल D हो जाएगी। तो आप कह देना कि d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D, अगर ये प्लस माइनस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर d इंटू वाई अपॉन डी की वैल्यू प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मतलब ये बहुत एक टफ टॉपिक्स में से ही आता है ना। और एक तो इसकी मेंटल इमेज नहीं बनती कोई, इस टाइप की इमेजेस। तो आपने जानते हो ये y कौन सा निकाला है, बता दें आपको? इसमें d क्या है? इस पिक्चर में S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल D इससे कितनी दूर पर स्क्रीन है, ये डिस्टेंस है। अब मान लो हमको तीसरी ब्राइट लाइन चाहिए, थर्ड ब्राइट लाइन, कि थर्ड ब्राइट लाइन यहाँ से कितनी दूर होगी, सेंटर से कितनी दूर आपको तीसरी ब्राइट लाइन मिलेगी।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे ना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को, कंस्ट्रक्टिव वाले फॉर्मूले को। और तीसरी ब्राइट लाइन के लिए अगर मुझे y निकालना है, तीसरी ब्राइट लाइन के लिए y, तो राइट साइड पर n की वैल्यू पुट कर देंगे 3। मतलब आप कह सकते हो कि अगर फिफ्थ ब्राइट लाइन चाहिए तो n इक्वल टू 5। इस तरीके से n की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से ये चीज। वापस अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन एक बस कंक्लूजन पॉइंट पे आ जाओ। ये जो आंसर आया ना आपका यार, ये डी साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस, इसको लेकर के एक स्टेटमेंट है, इसको लेकर के कि ये आंसर हम डायरेक्टली भी ला सकते थे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने काम किया है ना R2 माइनस R1 निकालने के लिए, तो ये हम एक लाइन में भी ला सकते थे। R2 माइनस R1 आप सिंगल लाइन से भी ला सकते थे। सर वो कंस्ट्रक्शन करके सर सर्कल वाला ना ना जो ना आपने ना पहले ना ना वो भी नहीं करना हमें आज, वो भी नहीं करेंगे। और आगे के चैप्टर में भी यही काम करेंगे जो अब बोलने जा रहा हूं मैं, आगे के चैप्टर में भी आप यही कर लेना। देखिए क्या होता है, आप ये मान लो कि S1 से वेव बिल्कुल सीधे जा रही है, वेव फ्रॉम S1 सीधे जा रही है और वेव फ्रॉम S2 भी सीधे जा रही है। ये मानना पड़ेगा आपको कि दोनों तरफ से वेव सीधे सीधे चल रही है। पाथ डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका, दो पैरेलल लाइंस बनाइए आप थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर दो पैरेलल लाइंस, और S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो S2 की लाइन पर, S1 से S2 की लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। बस मैं कह रहा हूं कि ये पाथ डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस आएगी यही पाथ डिफरेंस है, यही चीज आपकी S2P माइनस S1P है। और ये कितना होगा देखो, ये D है, ये एंगल थीटा मान लिया यहां पर, अगर ये एंगल थीटा माना तो इसके एडजेसेंट में 90 माइनस थीटा बनेगा, तो उसके और एडजेसेंट जाओगे तो थीटा बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने ऐसे करके, इसको आप M नाम दे दो। तो मैं इसे S2 की बात कर रहा हूँ, इसे M की बात कर रहा हूँ और S1 की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो S2M है इसको आप ऑब्जेक्टिवली कह दीजिएगा S2P माइनस S1P। और ये D बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये 90 बन रहा है। बताओ कितना होगा ये चीज, S2P माइनस S1P की वैल्यू ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। साइन थीटा। हाँ तो यही तो आंसर आया ना, D साइन थीटा तो आंसर आया पीछे। यानी कि पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है कि आप ये मानते हो कि वेव फ्रॉम S1 एंड वेव फ्रॉम S2 दे आर नियरली पैरेलल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये मानना पड़ता है आपको। और ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है कि जिस पॉइंट पर ये वेव इंटरफेयर हुई है वहां पर ये दोनों वेव लगभग पैरेलल डायरेक्शंस में हैं, लगभग पैरेलल डायरेक्शन में। क्योंकि अगर ये पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होते तो पाथ डिफरेंस D sin थीटा इस मेथड से नहीं आता। क्योंकि पिछली बार जब आपने D sin थीटा कैलकुलेट किया है तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, कोसाइन रूल लगाया मैंने यहाँ पर, और वही आंसर पैरेलल लाइन मान करके भी आ रहा है। यानी कि इंटरफेरेंस करते वक्त ये दोनों वेव पैरेलल लाइंस हो चुकी हैं, जो कि हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, ट्रेवलिंग इन द नियरली सेम डायरेक्शन। जब वो पैरेलल हो गए तो सेम डायरेक्शन नहीं हो गए, नियरली क्या परफेक्टली सेम डायरेक्शन हो गए। हमको नियरली सेम डायरेक्शन चाहिए था, तो हमने अपनी उस कंडीशन को फुलफिल किया है। और आपसे पूछा भी जाता है कि इतनी सारी अप्रोक्सीमेशन YDSA में क्यों लगा रहे हो, क्यों स्मॉल d को बहुत छोटा मानते हो, वेरी लेस करते हो, क्यों कैपिटल D को बहुत बड़ा करते हो, क्या जरूरत है इन सब की। तो ये सब करने से मेरे को एक्चुअली क्या होता है, ये सब करने से wave traveling from S1 and wave traveling from S2 are almost traveling in the same direction, are traveling nearly in the same directions कह सकते हो। तो आगे से कभी भी पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा, ये फास्टेस्ट मेथड है पाथ डिफरेंस निकालने का। दोनों के वेव पैरेलल लाइन पे दिखा दीजिए, एक S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, खत्म हो गई बात। बोलो जी, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ये स्टेटमेंट है। और मैं तुम लोगों Yes, से sir. फिर कहूंगा यार बच्चा, आप Yes, sir. न्यूमेरिकल अभी बिल्कुल न्यूमेरिकल मत लगाइएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भाई एक बार आप किताब पढ़ लीजिए, पहले कोई NCERT ही पढ़ लीजिए।
न्यूमेरिकल में एंटर करने से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लो। सलमान खान मान लो इसको, ना, पंगा लेने से पहले आप अच्छी तरीके से जान लो कि कौन है ये, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप ऐसे घुस गए तो आप समझ लो फिर आपकी कुटाई होने वाली है इसमें कायदे से, फिर आप गए। सचिन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नहीं प्रूव करता है, ये तो वेव नेचर है। इंटरफेरेंस वेव नेचर को कंफर्म करता है, पार्टिकल नेचर को नहीं कंफर्म करता। ये आखिरी लाइन हम फिर बोल रहे हैं यार, आप लोग पता नहीं कैसे इस लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन मैं तो बताऊं मेरे को 10 बार लगा इस लाइन को समझने में कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि इंटरफेरेंस में दोनों वेव S1 S2 की लगभग पैरेलल चल रही हैं, लगभग पैरेलल, और ये मान करके पाथ डिफरेंस कितनी आसानी से निकल जा रहा है, कितनी इजीली हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसको कैलकुलेट करने के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा, कोसाइन रूल और ये सब। एक मेथड और है आर्क बना करके, एक मेथड और भी है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बच्चा, ये देखो आप, सर ये सब करके सर हम लोग डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं ना सर। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन भी वही है भाई, उसके बिना इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे, दो स्लिट बना के कोहेरेंट सोर्स लाए आप। उसके बाद दोनों वेव्स लगभग सेम डायरेक्शन में चाहिए थी, तो वो कंडीशन भी फुलफिल कर दी। ये नियरली सेम डायरेक्शन सब जगह थोड़ी है, ये नियरली सेम डायरेक्शन कहां पर है? एट पॉइंट्स विच आर फार अवे, क्योंकि कैपिटल डी को लार्ज लिया आपने, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस मानी है, तो मतलब बहुत दूर जाने पे हो रहा है ये सब। अगर हम स्क्रीन को स्लिट के बिल्कुल पास लगा दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एकदम स्लिट के बिल्कुल चिपका दो स्क्रीन को तो क्या हो जाएगा? क्या ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी? नो सर। बहुत शार्पली बेंड करेंगे भाई। नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, आप हमको सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? आप इस मेथड को अंदर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और मैंने क्या बताया, ये x क्या बताता है? डायमेंशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो अगर दोनों अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल करने लगे तो अंदर एक में x आ रहा होगा, एक में z आ रहा होगा। तो जब तुम इनको ट्रिग्नोमेट्रिकली ऐड करोगे तो ये कॉमन पैरामीटर मिलेंगे क्या यहाँ पर? अगर एक में x मिल रहा है और एक में z मिल रहा है, तो क्या पूरी वर्किंग ऐसे हो जाएगी आपकी? ये जो वर्किंग की है हम लोगों ने, इस वर्किंग के लिए ये जरूरी है ना कि k और x के साथ x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, मतलब दोनों वेव लगभग लगभग सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। ये तो पीछे समझाया आपको कि यहाँ पर जो अंदर का फैक्टर है वो डायमेंशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बता रहा है, तो ये अलग कैसे ले सकते हो? लेने को आप ले लो अलग, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि अलग ले नहीं सकते, ले लो, लेकिन तब ये रिजल्ट काम नहीं करेगा जो सामने है, क्योंकि ये रिजल्ट तो दोनों को सिमिलर मान करके आया है। नहीं आ रही बात समझ में? अली सेम डायमेंशन का लॉस। आगे तो ये सब करने के लिए हमको इतना तामझाम करना पड़ रहा है भाई, ये जो तामझाम हुआ है इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये जो लास्ट में हम लोग ने जो प्रूव करा है वो d sin थीटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, सर ये वो वैसा सिमिलर एग्जांपल है ना जिसमें हम लोग एक सर्कल में 2 स्पीकर लगा दिया करते थे और फिर एक पर्सन भाग रहा होता तो वहाँ पे बताना होता था उसको मैक्सिमम साउंड कब अचीव होगी, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता सिमिलर, था हाँ तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे मेरे स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए, काम आएगा आपके 100%। दो सोर्सेस अगर बहुत आसपास है, नियर बाय हैं, आप जो कहना चाह रहे हो ना, मैं आपकी बात को यहाँ समझा देता हूँ, पॉइंट जेन्युइन है कि अगर हम दो सोर्सेस ले लें S1 S2 ऐसे, और इनके बीच में d डिस्टेंस है और कोई पॉइंट P है जो बहुत दूर है, फार अवे, तो वहां पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ? अगर यहाँ पर S2P माइनस S1P निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो क्वेश्चन हो रहा है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। तुम क्या करो, अब पॉइंट P किसी न किसी एंगल पे तो होगा ना, पॉइंट P जो आप ले रहे हो वो कोई थीटा वीटा एंगल पे होगा, यहाँ से कुछ तो एंगल बनी रहा होगा उसका। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, यहाँ पर S1 बनाओ,
S2 बनाओ, दो पैरेलल लाइंस बनाओ, एक S1 से और एक S2 से थीटा एंगल पर। S1 S2 से थीटा एंगल पर आप पैरेलल लाइन बना लीजिए और S2 से S1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो पाथ डिफरेंस इसमें से ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका पाथ डिफरेंस है यहां से यहां तक का। और कितना होगा आप खुद देख लो। यही चीज S2P माइनस S1P है भाई, यही समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। ये जो S1M है ना, यही चीज आपकी S2P माइनस S1P है। तो कितना होगा, ये डिस्टेंस को अगर आप D लिख रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो अपने आप देख लो, ये थीटा है, परपेंडिकुलर बनाया है तुमने, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। यहाँ पर एंगल थीटा बन जाएगा, ऊपर 90। अब बताओ क्या बनेगा, S2P माइनस S1P क्या बनेगा? इज इट D साइन थीटा या D कॉस थीटा बनेगा? बोलो। थीटा एंगल डी कॉस थीटा। तो ये बता रहा हूँ आपको, पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका बता रहा हूँ। फिजिकली तो यहाँ से वेव आएंगी, फिजिकली S1 से एक वेव पॉइंट P पर जाएगी, S2 से एक वेव पॉइंट P पर जाएगी। तो उनमें जो पाथ डिफरेंस है वो निकालने का ये मेथड है कि आप S1 S2 से पैरेलल लाइन बना लीजिए और एक जगह से दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर डाल करके डिफरेंस कैलकुलेट कर दो, ऑब्जेक्टिवली आपका पाथ डिफरेंस आने लगेगा। आई बात समझ में कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लंबे मेथड की जरूरत नहीं होगी, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। चलो जी, अभी क्लास ओवर करते हैं, ठीक है ना, मतलब अब बाकी अभी क्लास में देखेंगे।